Hello students. Okay, so this is our first lecture for class 9th, and if you are just simply watching this video, then I have something to just share with you. The first thing is, अभी तक आप क्लास 8th में थे. ओके, सो 8th में क्या प्रोसीजर होता है? द प्रोसीजर इज सिंपल. आपको ऑलमोस्ट सिलेबस लिखा दिया जाता है. यू हैव टू जस्ट लर्न. आफ्टर टेन द एग्जाम, द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम योर नोटबुक. यू विल जस्ट आंसर देम एंड जस्ट अचीव द मार्क्स. यही तो कि आपने जो कॉपी पे लिखाया गया मोस्टली क्वेश्चंस वही आपका पूछ लिया जाता है और आपको वहाँ से याद करके लिखना होता है और आपको नंबर मिल जाते हैं. आप खुश हो जाते हो कि भाई मैंने इतना स्कोर कर दिया. बट यहाँ से आकर के 9th में आकर के पूरी कंडीशंस चेंज होने वाली है. कंडीशंस ये चेंज होने वाली है कि अब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा. अब आपको क्वेश्चंस नहीं लिखाए जाएंगे कि आपके पास एक टारगेट होगा कि हाँ भाई मेरे पास 1 से लेकर 20 तक इतने क्वेश्चंस हैं और मुझको 1 बाय 1 इनको लर्न करना है. आफ्टर डैट इन्हीं से पेपर आने वाला है. अब आपके पास 9th से लेकर के आगे आने वाले दिनों में 10th 11th 12th आपका लेवल और बढ़ता चला जाएगा. क्लियर? सो इस बढ़ते लेवल में हमको क्या करना है? यही तो क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर सकें. सो करना सिंपल सा हमें ये है कि हमें टॉपिक कवर करना है. टॉपिक कवर करने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि उससे कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया हो हमारे पास उसका आंसर होना चाहिए. You have to be very comfortable with the particular questions asked with that topic. कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो मीन्स आपने यदि एक बार टॉपिक पे वर्कआउट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आपके पास जरूरी से आ जाएंगे. क्लियर? सो आपका हम पहला चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री का. नाम है आपके पास मैटर इन आवर सराउंडिंग. क्लियर? तो मैटर अभी हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मैटर. बट सराउंडिंग से आपने तो बहुत पढ़ा होगा, इस वर्ड को तो बहुत सुना होगा. सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों तरफ. क्लियर? तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं हम कह सकते हैं उसको कि उसमें से कुछ चीज़ें हो सकता है मैटर हो, कुछ चीज़ें हो सकता है मैटर ना हो. तो हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ नॉट मैटर? सो डैट मीन्स आपके पास मैटर की यदि हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें सो देखिएगा हमारे पास क्या हो जाएगा. हमारे पास मैटर की फर्स्ट डेफिनेशन है एनीथिंग. क्लियर? एनीथिंग विच हैज mass and occupies space is called matter. It's called matter. बोलो सर फर्स्ट डेफिनेशन काफ़ी अच्छी लग रही है. ओके, सो कोई भी चीज़ जो आपके पास जिसमें मास है, मास का मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेट है हो रहा है, एज वेल एज वो आपके पास समथिंग स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. कहने का मतलब कि आपके पास कोई भी चीज़ आप सराउंडिंग में देखिए आपने, जैसे आप ऑलमोस्ट आपके पास टेबल रखी हुई है, क्या है उस पर आप उसको उठाते हो तो क्या होता है? फोर्स लगता है. डैट मीन्स कुछ ना कुछ मास है उसका, कुछ ना कुछ उसका वेट है और डैट इज़ द रीजन कि हमारे पास जहाँ पर वो रखी है स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है. तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि वो मैटर है. यदि हम बात करें चेयर की, मैटर है. यदि हम बात करें बेड की, मैटर है. हम बात करें टीवी की, मैटर है. हम किसी भी चीज़ की बात करें, आपके सॉक्स हो गए, आपके शूज हो गए, आप खुद हो गए, क्या है? मैटर है. बात समझ में आ रही? तो एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास है एज वेल एज वो स्पेस भी कवर कर रही है. स्पेस का मतलब होता है जगह को कवर करना. क्लियर? दैट इज कॉल्ड मैटर. एक शॉर्ट में इसकी और डेफिनेशन लिखना चाहो हमारे पास तो आपके पास हो सकती है क्या? एनीथिंग विच हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम. ये एंड का सिंबल है आपके पास, सो कंफ्यूज मत होइएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. मास एंड वॉल्यूम कोई भी चीज़, मतलब बात समझ में आ रही? कोई भी चीज़ जो मास है जिसमें और वॉल्यूम कवर कर रही है, मतलब दोनों चीज़ें उसमें. तो अब देखिए ज़रा, मास तो इसमें भी था, मास इसमें भी था, तो जो स्पेस कवर करना होता है उसी को बोलते हैं वॉल्यूम. कहने का मतलब कि जैसे हम बोले आपके पास आपका रूम है. क्लियर? आप बैठे हुए आराम से, ओके, चाय पी रहे हो बोले नहीं सर चाय नहीं पी रहे, खैर बैठे हुए आप. तो अब आप बोलो कि ये तो आपको पता होगा कि भाई बोला जाए रूम में प्रेजेंट क्या है, तो सारी चीज़ें तो प्रेजेंट हैं, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है? तो आप बोलोगे सर एयर. तो एयर क्या कर रही है? कितनी एयर है? जितने आपके रूम का डायमेंशन है. डायमेंशन का मतलब सपोज करिए वो 12 बाई 12 का है, तो वो जो हमारे पास वहाँ से फाइंड आउट होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट से, वो आपके पास हो जाता है वॉल्यूम. बात समझ में आ रही? तो हर एक चीज़ में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और कुछ ना कुछ उसमें हाइट होती है. और डैट इज़ द रीजन कि हम बोलते हैं कि कोई मैटर है तो उसमें क्या होगा? वॉल्यूम होगा. बात समझ में आ रही है? लेंथ, ब्रेथ एज वेल एज हाइट प्रोवाइड्स टू वॉल्यूम.
सो कोई भी चीज़ जिसमें मास है, वॉल्यूम है, मैटर होगी आपके पास। बात समझ में आ रही है? तीसरी एक और डेफिनेशन। बोलो सर पहले ही केस में इतनी डेफिनेशन, कोई भी लिख लो, आपके पास ऑलमोस्ट हेल्पफुल करेंगी। सो एनीथिंग से ही स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफर्स, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल की है। विच ऑफर्स सम रेजिस्टेंस when force is applied on it, when force is applied on it। क्लियर? कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप फोर्स लगाओ तो वो क्या हो, आपके ऊपर अपोजिट फोर्स लगाए, अपने आप को चेंज होने से वो क्या करे, रेजिस्ट करे। कहने का मतलब आपके पास टेबल है, अब टेबल पे आप फोर्स लगाओ, आप सोचो कि वो नीचे दब जाए, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, हो सकता है लेकिन यदि बहुत ज़्यादा फोर्स लगे आपसे तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो मतलब ऐसी चीज़ जिस पे आप फोर्स लगाओ तो वो आपको रेजिस्ट करे, अपने आप को नीचे जाने से या अपने आप की पोजीशन को चेंज करने से रोके आपके फोर्स लगाने पर, दैट इज कॉल्ड मैटर। बात समझ में आ रही है? तो तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मैटर आपको समझ में आ गया कि आप अपने सराउंडिंग कोई भी चीज़ ऐसी देख रहे हो जिसमें मास है एज वेल एज स्पेस कवर कर रही है, स्पेस का मतलब जगह कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड मैटर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास पहला जो टॉपिक था वो आपका क्लियर हो गया, मैटर। अब हम ये पढ़ेंगे कि मैटर के कंपोजिशन क्या होते हैं, मैटर बना किससे होता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैटर। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो क्योंकि आप न्यू होंगे, हो सकता है आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हों, हमारे लिए आप न्यू होंगे। सो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, और हमने हमेशा फोकस किया सेल्फ नोट्स पे। अब अपने नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन वाइज अब आपके पास सिचुएशन खत्म हो चुकी है, आप टॉपिक डालिए, नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्लियर? और जितना बुक रीडिंग हो सकती है उतना फोकस करिए। एनसीईआरटी मस्ट है, अदर रेफरेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है वर्कआउट करिए, कोई भी रेफरेंस डजंट मैटर। सो अब आते हैं आपके पास कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो इनिशियली क्या था हमारे पास, शुरुआत के दिनों में जब हमारे पास किसी को इतना ज़्यादा केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं था, तो उस समय आपके पास क्या बोला गया कि मैटर एक्चुअली 5 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, जिसको बोला गया पंचतत्व। आपने सुना होगा आपके पास पंचतत्व क्या होता है। हमारे पास पंचतत्व होता है आपके पास एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। क्लियर? क्या हो गया आपके पास, हवा, पानी, आग, धरती और आसमान। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो मतलब इन 5 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इनिशियली ऐसा बोला गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। क्लियर? कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई भी नॉन लिविंग बीइंग हो, मतलब लिविंग बीइंग का मतलब जैसे हम खुद हो गए, आप हो गए, लिविंग बीइंग का मतलब जो आपका ब्रीथिंग कर सकते हैं, नॉन लिविंग मतलब जो ब्रीथिंग नहीं कर सकते। तो जितनी भी लिविंग हो गई, जितनी भी नॉन लिविंग हो गई, सारी की सारी किससे मिलकर के बनी हुई थी, दीज 5 एलिमेंट्स। ऐसा एजम्पशन था पहला, काफ़ी दिनों तक ये एजम्पशन चला। बाद में जो लेटेस्ट थ्योरी आई हमारे पास, उसमें बोला गया हमारे पास कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। कुछ लोग टाइनी भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकता है। टिनी का मतलब होता है आपके पास वेरी स्मॉल, कह सकते हो आप स्मॉलेस्ट। कितने स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है क्या, मैटर। बात समझ में आ रही? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, और यही थ्योरी आपके पास अब वर्कआउट कर रही है। अच्छा, इस थ्योरी में भी बोला गया है हमारे पास, क्या बोला गया कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये थ्योरी भी काफ़ी दिन तक चलती रही कि भाई जो पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, लेकिन बाद में ये थ्योरी भी रॉन्ग हो गई कि हम उन पार्टिकल्स को भी ब्रेक कर सकते हैं फर्दर। बात समझ में आ रही है? सो डैट मीन्स हम वर्कआउट करेंगे तो हमें क्या समझ में आया आपके पास ओवरऑल कि मैटर किस चीज़ से बना होता है, पार्टिकल से। यदि आपकी बॉडी है तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके पास कंबाइन होकर के आपके पास पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया है। यदि आपके पास टेबल है तो टेबल में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके पास कंबाइन होकर के पूरी टेबल फॉर्म कर दी। क्लियर? टीवी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके पास कंबाइन होकर के पूरी टीवी फॉर्म कर दी। मार्कर है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके पास कंबाइन हुए। तो एनीथिंग विच इज मैटर, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया हमारे पास, मैटर समझ में आ गया। तो अब समझिएगा, ये टॉपिक आपके पास यहाँ से फिनिश हो गया। व्हाट इज मैटर, कंपोजिशन किससे बना हुआ है। अब इससे हम एक क्वेश्चन जनरेट करेंगे तो आप बोलोगे सर ये क्या कंडीशन जनरेट हो गई, हालांकि उसको पूरा पढ़ा दिया हमने, बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग मस्ट है, उसी पे वर्कआउट करना है हमको।
लॉजिक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखिए जरा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज particulate नेचर ऑफ मैटर। बोलो सर ये क्या पूछ लिया आपने? तो हमने बोला ना आपसे कि हमें वर्कआउट किस पे करना, टॉपिक पे, और एक बार टॉपिक दिमाग में घुस गया तो फैक्ट है हमारे पास, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम सब कुछ चेंज कर देंगे। हालांकि इस टेंडेंसी को, कौन सी, रटने वाली टेंडेंसी को, जो अभी तक आप 8 तक करते आ रहे हो, इसको छोड़ने में टाइम लगेगा, फैक्ट है, लेकिन उसको आप ढालिए धीरे धीरे, टाइम लीजिए, क्लियर, और अपनी उस टेंडेंसी को हटाइए और समझने की टेंडेंसी की तरफ जाइए। लॉजिक क्लियर है? सो देखिए, पार्टिकुलेट नेचर का मतलब होता है कि डैट मीन्स आपका जो एटम है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सच एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन की फ्रेमिंग मस्ट है। तो यहाँ से आपका पहला टॉपिक फिनिश हो गया, दैट इज व्हाट इज मैटर। नाउ वी विल वर्क ऑन क्लासिफिकेशन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि दैट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वर्कआउट करती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। अच्छा लग रहा होगा? बोले यस सर। खैर नहीं लग रहा है तो लगने लगेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैरेक्टरी, CHARACTERI स्टिक्स ऑफ मैटर। पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास, फर्स्ट नंबर, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। लॉजिक क्लियर है कि जो मैटर होता है वो हमारे पास किससे मिलकर के बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। बात समझ में आ रही? इवन यदि आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो 1 ड्रॉप। आप समझिएगा, 1 ड्रॉप की बात कर रहे हैं। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10 to the power 21 पार्टिकल्स। बात समझ लीजिए, आप समझिए। आप कहाँ 10 to the power 2 का मतलब 100 होता है। 10 to the power 2 का मतलब क्या होता है? 100, मतलब 1 के बाद कितने जीरो आ गए भाई? 2, और यहाँ 1 के बाद कितने जीरो? 21 जीरो। समझ रहे हैं आप? तो मतलब समझिए सिचुएशन को कि एक ड्रॉप, एक पानी की बूंद, उसमें इतने पार्टिकल्स होते हैं, 10 to the power 21। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पार्टिकल जो आपके पास जिससे मैटर बना होता है कितने छोटे छोटे होते होंगे, वेरी 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 स्मॉल। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर? सिचुएशन समझ में आ रही है? सो दैट इज द रीजन कि यहाँ से प्रूव हो गया हमारे पास कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने आपके पास छोटे छोटे होते हैं। बी नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स पे देखिएगा क्या है हमारे पास? साइज ऑफ पार्टिकल्स PARTICLES इज वेरी स्मॉल। तो वो तो हमने पढ़ा ही हुआ था, इसका हम एक और एविडेंस देख लेते हैं। तो ये तो था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? कि मतलब यहाँ पर आप टिनी वर्ड ना भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हालांकि टिनी पार्टिकल से ही मिलकर के बना होता है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स ओनली। क्लियर? बात समझ में आ रही? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। कहने का मतलब कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, कि पार्टिकल का जो साइज है बहुत स्मॉल होता है। हमको कैसे पता चलेगा बहुत स्मॉल होता है? तो आपने होली खेली है? बोले सर बहुत खेली है। तो होली में क्या होता है, आपके पास कलर लाते हो गया, तो कलर ऑलमोस्ट आपके पास पाउडर फॉर्म में भी होता होगा, और आपने देखा होगा कि सॉलिड फॉर्म में भी होता होगा। तो जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो क्रिस्टल होता है आपके पास। और क्या होता है कि जब उस क्रिस्टल को, जो आपके पास छोटा सा पीस होता है, जब उसको वाटर में आप डालते हो तो क्या होता है हमारे पास? वाटर उसी कलर का हो जाता है। क्लियर? यही तो होता है हमारे पास। तो इस क्रिस्टल को आप आज से पढ़ोगे KMnO4, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम परमैंगनेट। MANGANAT, पोटेशियम
परमैग्नेट। क्लियर, ये हमारे पास इसका नाम हो गया। तो अब यहाँ पे लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है कि जो KMnO4 है हमारे पास, अब KMnO4 जब हम उसमें कंबाइन कराएंगे तो कंबाइन कराने पर हमारे पास क्या होगा, इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है आपके पास, रेडिश ब्राउन होता है। और जब ये रेडिश ब्राउन कलर हमारे पास उसमें कंबाइन होगा, तो जब ये रेडिश ब्राउन कलर हमारे पास उसमें कंबाइन होगा तो उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा हमारे पास, पिंक हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि कितना छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे पास हैं आपके पास, किसके, पोटेशियम परमैग्नेट के, जो हमारे पास इस पूरे सॉल्यूशन को क्या क्या कर दिया आपके पास, पिंक कर दिया। तो अब समझिएगा, जब ये आपका इसमें पड़ा, पूरा सॉल्यूशन आपके पास कलर्ड हो गया, तो अब आप ये इमेजिन कर लीजिए कि पूरा जो सॉल्यूशन है यदि वो कलर्ड हो गया और उसका थोड़ा सा पार्ट यदि निकाल के आप किसी क्लियर सॉल्यूशन में डालो, वाटर में डालो, फिर भी आपके पास उसका कलर हमारे पास उसी कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते। बात समझ में आ रही, हालांकि माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा तब हम उनको देख सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बिकॉज दे आर सो टिनी, इतने स्मॉल होते हैं, और दैट इज द रीजन कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको हम देख नहीं सकते हैं। क्लियर, ओके। सो ये समझ में आ गया परमैग्नेट। आगे आप पढ़ते आइए, सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी। 3rd चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि ये बना कैसे। अभी आपको लग रहा होगा सर केमिस्ट्री क्या हो गई, अब उसके बाद आपको जब 3rd चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ फार्मूला फॉर्मेशन पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये पोटेशियम और ये मैग्नेट, तो बन गया पोटेशियम परमैग्नेट। क्लियर, सॉरी परमैग्नेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास, सी नंबर पे। सी नंबर बहुत अच्छी है आपके पास। सी नंबर और कैरेक्टरिस्टिक देखिए जरा हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आप बोलो ये सर कैसे, इसको कैसे करेंगे? तो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आपने ऑलमोस्ट शरबत पिया होगा, पिया है? बोलो सर पिया है, बहुत पीते हैं हम, ठंडी गर्मी का मौसम चल रहा है अब तो पी रहे हैं। खैर, तो उस शरबत में क्या होता है आपके पास कि पानी होता है, उस पानी में क्या डालते हो आप, शुगर डालते हो। तो होता क्या है हमारे पास कि जो पानी है, शुगर डाली आपने, स्पून से उसको क्या किया, स्टीयर किया। बोलो सर स्टीयर मतलब सेक किया आपने, उसको हिलाया, तो क्या होगा हमारे पास, धीरे धीरे पूरी डिजॉल्व हो जाएगी ना। अब जितना वाटर था शुगर डालने के बाद, उसको मिलाने के बाद उतना ही वाटर है। ये क्या मैटर है भाई, शुगर कहाँ गई फिर, शुगर कहाँ गई, शुगर आपके पास वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, तो जो शुगर के पार्टिकल थे छोटे छोटे वो उसी स्पेस में जाकर के क्या हो गए, कंबाइन हो गए। और जब ऑलरेडी स्पेस था उसी में जाकर शुगर के पार्टिकल्स हो गए, तो भाई सीधी सी बात है, लेवल क्यों बढ़ेगा, लेवल तो उतना ही रहेगा ना हमारे पास। क्यों, क्योंकि उसने स्पेस तो बढ़ाया ही नहीं है हमारे पास। लॉजिक समझ में आ रहा है। सो दैट मीन्स आपके पास जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के कंबाइन हो गए, क्योंकि पूरा का पूरा वॉल्यूम फिक्स था। बात समझ में आ रही, कहने का मतलब इतना वाटर था हमारे पास, हमने शुगर मिलाई, फिर भी आपके पास यहीं तक वाटर है। इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है वो आपका इनके बीच में जो स्पेस था, किसके, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, वहां जाके डिपोजिट हो गई। बोलो सर आपको कैसे पता, हमको कहाँ पता, हम तो रिजल्ट देख रहे हैं। रिजल्ट आपका मतलब शुगर मिलाने के बाद भी वहीं तक लेवल है, और यदि स्पेस ना होता तो क्या लेवल बढ़ता नहीं हमारे पास। तो इसका मतलब साफ है, स्पेस है और इसलिए आपके पास वो उसके अंदर स्पेस में चला गया और इसलिए लेवल आपका नहीं बढ़ा। और दैट इज द रीजन वी कैन जस्ट से कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्लियर, बात समझ में आ रही है, पढ़ लिया हमने। अब इसी से क्वेश्चन जनरेट होता है। बोले सर क्वेश्चन बहुत करा रहे हो, तभी तो आपको फीलिंग आएगी, तभी तो आप समझ पाओगे, वरना तो आप रट्टू तो होता वो भी। देखिए जरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्ट इज dissolved in water, state the characteristics used in this experiment। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो सर समझ में आ रहा है सर, बोलो ना फिर। देखो सॉल्ट है, अब उसको वाटर में मिलाओगे, क्लियर, तो वो भी वही कंडीशन कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, सॉल्ट के पार्टिकल जाके उसके स्पेस में क्या हो गए, बैठ गए, कंबाइन हो गए।
और जब उसके स्पेस के बीच में बैठ गए तो इसका मतलब साफ है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी है। पहला क्या होता है हमारे पास, मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। दूसरी क्या है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तीसरी क्या है, स्पेस होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही? 3 तक क्लियर हो गई। ओके, फोर्थ पे आते हैं आपके पास। फोर्थ नंबर देखिएगा हमारे पास, डी नंबर। डी नंबर बहुत अच्छा आपके पास, आपको फीलिंग आ जाएगी इसमें। बोले सर फीलिंग तो पहले ही आ गई थी, खैर अभी और आ जाएगी। क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। बात समझ में आ रही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। बोलो सर इसका एग्जांपल दो तभी समझ में आएगा। क्लियर? अभी क्या हो रहा है, खाना बनेगा घर में या बन रहा होगा? क्लियर? तो कहाँ बैठे हुए आप? बेडरूम में। यस, स्मेल आ रही है? हाँ आ रही है सर। फिर चलो छोड़ो इसको। परफ्यूम डाला आपने सुबह? क्लियर? आपने डाला, चलो सपोज करो आपके ब्रदर ने आपने किसी स्टैंड डाला। क्लियर? आपको स्मेल आई, आप तो दूर बैठे हुए थे, आपको तो डाला नहीं किसी ने। फिर बोले हाँ सर ये भी हुआ। अब तो इसका लॉजिक ये है कि वहाँ पर जब आपके पास फूड प्रिपेयर हो रहा था, कहाँ पर? किचन पे, और वहाँ से स्मेल आपके पास रूम में आ गई। इसका मतलब क्या है कि वहाँ से जो आपका स्मेल निकली वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मूव करते 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 हर जगह फैल गई। तो आपके रूम में ही नहीं वो स्मेल आई, आपके बगल वाले रूम में भी आ गई, बाहर कॉरिडोर में भी आ गई, ऊपर रूफ में भी आ गई। तो हर जगह वो स्मेल पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वो वाटर के पार्टिकल के एयर के पार्टिकल के साथ कंबाइन होकर के कंटिन्यूअसली मूव करती रही। परफ्यूम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जहाँ पर परफ्यूम डाला गया आपके पास, परफ्यूम के पार्टिकल्स जो थे वो आपका एयर के पार्टिकल के साथ मूव करते करते हर जगह फैल गए, और डैट इज़ द रीजन कि आपको स्मेल समझ में आने लगी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, कहने का मतलब कि परफ्यूम के पार्टिकल्स, परफ्यूम क्या मैटर है, उसके पार्टिकल्स, फूड क्या है मैटर है, उसकी जो स्मेल है उसके पार्टिकल्स, तो वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं हमारे पास। किसके साथ मूव कर रहे हैं? एयर के पार्टिकल के साथ मूव कर रहे हैं। सो दैट मीन्स फ्रॉम दिस एविडेंस इट इज प्रिटी क्लियर दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। अब आप बोलो कि सर मूव करने में डायरेक्शन क्या होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे? तो डायरेक्शन तो अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम आते हैं फैक्टर पे। फैक्टर का मतलब ये हो गया हमारे पास कि आपने देखा होगा कि जब ठंडियों में खाना बनता है या ठंडियों में कोई परफ्यूम डालता है तो स्मेल देर में आती है, लेकिन यदि गर्मी है, समर है, तो आपके पास जल्दी आ जाती है। रीज़न है इसका टेम्परेचर। जो आपके पास विंटर सीजन होता है उसमें टेम्परेचर लो होता है और समर सीजन में टेम्परेचर हाई होता है, और जो टेम्परेचर होता है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन, कि जब आप रन कर रहे हो तो मोशन कर रहे हो। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स भी आपके पास मूव कर रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा हीट एनर्जी मिलेगी, और जितनी हीट एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही? एग्जाम्पल आप ले लो, पंखा है, चलते चलते उसकी मोटर क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, हीट कर जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोशन कर रहा था। जहाँ काइनेटिक एनर्जी वहाँ हीट एनर्जी, जहाँ हीट एनर्जी वहाँ काइनेटिक एनर्जी। आपके पास साइकिल है, आप उसको मूव कराते हो, जब बहुत आप उसको साइकिल को चला लेते हो आप, तो क्या देखते हो कि उसके टायर्स हीट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मोशन हुआ ना। तो जहाँ काइनेटिक एनर्जी वहाँ हीट एनर्जी। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो दैट इज द रीजन टेम्परेचर लीड्स टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल जल्दी स्प्रेड हो जाएंगे, जल्दी फैल जाएंगे। टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स देर में फैलेंगे। और दैट इज़ द रीजन कि समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी स्मेल फैल जाती है। क्लियर? तो पहली चीज़ ये तो समझ में आ गई कि आपके पास क्यों मूव करते हैं। दूसरा आपके पास कि मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, तो उसी को बोलते हैं। एक थे साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने डिस्कवर किया था क्या कि जो पार्टिकल्स होते हैं, उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी इसकी, तो वहाँ से पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते, वो जिग जैग होते हैं। कि सपोज करो पार्टिकल इधर जा रहा था, इधर से एयर का पार्टिकल आया, उसके साथ टकरा गया, तो फिर वो इधर मुड़ गया। उधर से एयर का पार्टिकल आया, टकरा गया, तो उधर चला गया। तो दैट मीन्स जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? हिट करते रहते हैं। और ये जब कंटिन्यूसली हिट करते रहते हैं तो डायरेक्शन जो मैटर के पार्टिकल की है वो कंटिन्यूसली
चेंज होती रहती है। और दैट इज द रीजन कि जो आपके पास उसका पाथ होता है वो कैसा होता है हमारे पास, वो जिगजैग होता है। कैसा? जिगजैग। जिगजैग का मतलब नॉट स्ट्रेट। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्यों होता है? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली इस पे क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, और इसलिए आपका ये सीधे नहीं जा पा रहा था। लॉजिक समझ में आ रहा है? और ये जो जिगजैग मोशन होता है ऑफ पार्टिकल्स, इसी को बोलते हैं हम क्या, ब्राउनियन मोशन। कौन सा मोशन? ब्राउनियन मोशन, गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो ये प्रॉपर ये कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गई कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यस, कंटिन्यूअसली मूविंग। व्हाई दे आर मूविंग? बिकॉज, यस आंसर, बिकॉज air particles are continuously hitting to them and applying some force, and that is the reason they are moving. And what is the path of movement? That is zigzag, not straight. Which scientist had given this particular motion? Robert Brown. Clear? Also, what is the role of temperature and kinetic energy? Temperature leads to kinetic energy. If temperature will be higher, kinetic energy will be higher. If temperature will be low, kinetic energy will be low. Clear? बात समझ में आ रही? इसका एक और एग्जांपल होता है पोलन ग्रेन्स। अब आप बोलोगे सर ये पोलन ग्रेन्स क्या होता है? सो ये आपके पास बुक्स में काफ़ी दिया गया होगा। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स में ऑलमोस्ट आपके पास सेल्स होती हैं, तो वहाँ पर आपके पास ये फॉर्म होते हैं, तो ये बहुत स्मॉल होते हैं। तो जब आप पोलन ग्रेन्स वाटर में डालोगे हमारे पास, तो वो भी आप उनका मोशन जब आप देखोगे, रॉबर्ट ब्राउन ने इसी पे स्टडी करी थी कि जब पोलन ग्रेन्स वेरी स्मॉल थे आपके पास, जब उसको वाटर में डाला उसने, तो उसने देखा कि इसका मूवमेंट क्या है, और इसका मूवमेंट आपके पास स्ट्रेट नहीं था, ये आपके पास किसी भी डायरेक्शन पे हो रहा था। तो डैट मीन्स वहाँ से उन्होंने ये थ्योरी दे दी कि जो पार्टिकल्स के मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, कहीं भी जहाँ भी मन आया चले गए आपके पास। क्लियर? बोले सर हम तो खो गए। खैर, तो ये था हमारे पास टॉपिक। डैट मीन्स आपको हमने पहला एग्जाम्पल दिया फूड का। किचन में फूड बन रहा होता है, स्मेल हर जगह चली जाती है। क्यों चली जाती है? मम्मी को बताना आज। दूसरा आपके पास कि जो आपके पास परफ्यूम है उसकी स्मेल क्यों फैल जाती है। क्लियर? तीसरा आपके पास पोलन ग्रेन्स मूवमेंट कैसे करते हैं। बात समझ में आ रही? यहाँ से क्वेश्चन जनरेट हो गया, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। सो व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। व्हिच साइंटिस्ट हैज गिवन दिस? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, सो नाउ कम ऑन द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक and the fifth and the last one. Okay, so last characteristic is particles of matter have attraction force. What? Attraction force. Clear? इसको देख लेते हैं जरा कैसे। अब देखिए जरा, अब आपका हैंड है। क्लियर? अब हैंड आप एयर में आसानी से मूव कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर यदि होगा तो वाटर में आप मूव कराओगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी लेकिन मूव हो जाएगा आसानी से। लेकिन वहीं पर आपके पास कोई एक वुड का पार्ट रखा हुआ है, कोई लकड़ी रखी हुई है, उसमें मूव कराओगे, बोले से चुट्टू लग जाएगी। खैर, लग जाएगी ना हमारे पास, तो लॉजिक वही है हमारे पास। क्यों लग जाएगी ऐसा? क्योंकि एयर में आसानी से मूव इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं एयर के वो क्या है, दूर दूर हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, और इसलिए आप उसे आसानी से मूव करा पा रहे हो। और यदि आपका पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम उसी में है। तो सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किस में हो गया? गैसेज में। लिक्विड में मूव कराते हो लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। रीजन क्या है उसका? अट्रैक्शन फोर्स उसमें कम होता है, बट सॉलिड जो गैसेज होती हैं, गैसेज से ज़्यादा होता है। क्लियर? बट सॉलिड से कम होता है। और सॉलिड के केस में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, और डैट इज द रीजन कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से बाइंड अप रहते हैं। और जब एक दूसरे से बाइंड अप रहते हैं, और यही रीजन होता है कि वो आसानी से आपके पास हाथ उसमें मूव नहीं करा सकते हो। बात समझ में आ रही? तो डैट मीन्स ऐसा नहीं कि मैटर के पार्टिकल जहाँ मन आया घूम रहे हैं। घूमने की भी कंडीशन होती है कि सॉलिड जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा जब तक आप फोर्स ना लगाओ। लिक्विड आपने जिस कंटेनर पे रख दिया वहीं रखा रहेगा जब तक आप फोर्स ना लगाओ। लेकिन एयर कंटिन्यूसली मूव करती रहती है क्योंकि सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स आपका एयर में होता है। आफ्टर दैट किस में होता है आपके पास? लिक्विड में। एंड द लास्ट वन सॉलिड। क्लियर? सबसे ज़्यादा किस में हो गया? सॉलिड में। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इन सॉलिड? दैट विल बी ग्रेटर एज वेल एज लिक्विड, एंड द लास्ट वन विल बी गैस. So this is the order of interaction force. Also you can just say attraction force. बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? So what is the meaning of this one? Particles of matter have attraction force. कहने का मतलब कि जो particles होते हैं
वो एक दूसरे से फोर्स के थ्रू अटैच रहते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंट्रैक्शन फोर्स। सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। क्लियर? इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और टॉपिक को फिनिश करते हैं। लिखिएगा हमारे पास, अ डाइवर, डाइवर समझ रहे हैं, नदी में तैरने वाला, स्विमर। अ डाइवर इज एबल टू कट वाटर in a swimming pool, in a swimming pool. State the characteristics followed by it. क्लियर? कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वो आपके पास फॉलो कर रहा है? कौन? एक डाइवर, एक स्विमर जो नदी में तैर रहा है, वो कौन से आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर को फॉलो कर रहा है? बोलो सर इसमें भी कोई कैरेक्टरिस्टिक है क्या? और क्या है ना, क्या कर रहा है वो भाई? वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है। क्लियर? तो वो उस फोर्स को क्या कर रहा है? हटा रहा है, उस फोर्स को कट कर रहा है हमारे पास, तभी तो मूव कर पा रहा है हमारे पास। यदि उस फोर्स को कट ना करे जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है, तो क्या वो कभी मूव कर पाए? नहीं कर पाए। और दैट इज रीजन यहाँ पे कौन सी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। ओके, सो यहाँ से आपके पास ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक आपके पास मैटर की फिनिश हो गई। आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे फ्रेम होते हैं, आगे आने वाले टॉपिक से भी फ्रेम होंगे। आगे आने वाला टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा एंड उस चीज़ पे जरूर वर्कआउट करिएगा जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अब आप 8th में नहीं, अब आप किस में हैं? 9th में। सो यू हैव टू जस्ट चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू क्लास 9th। ओके, सो जस्ट बी मोटिवेटेड and stay focused.